7th क्लास की हिस्ट्री के 7th चैप्टर पे। ये है एनसीईआरटी और आज हम पढ़ेंगे ह्यूमन एनवायरनमेंट के बारे में। पहले हम सेटलमेंट के बारे में पढ़ेंगे, फिर हम ट्रांसपोर्ट के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद हम आएंगे कम्युनिकेशन पे। तो चलिए अपना लेसन स्टार्ट करते हैं। देखिए, लेसन स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा ब्रीफ में दिया हुआ होता है, उसके बारे में एक बार पढ़ लेते हैं। अगर हम अर्ली ह्यूमन बींग्स की बात करें तो वो एंटायरली 3 चीजों पर डिपेंडेंट रहते थे। वैसे तो वो नेचर पर डिपेंड रहते थे, लेकिन नेचर से जो उनको नेचुरली मिलता था वो उन तीनों चीजों में ही कन्फाइंड रह के अपना जीवन यापन करते थे, जैसे कि फूड, क्लॉथिंग एंड शेल्टर। लेकिन धीरे धीरे जब न्यू स्किल्स उनके अंदर ग्रो हुई, ठीक है, नई चीजें उन्होंने सीखी, तो फूड जो है वो ग्रो करना स्टार्ट कर दिया, कल्टीवेशन स्टार्ट कर दिया। जो हाउसेज हैं रहने के लिए, परमानेंट या तो हम परमानेंट हाउसेज की बात करें या हम कच्चा हाउसेज की बात करें, तो वो भी इन्होंने बनाने स्टार्ट कर दिए। और साथ ही साथ नई स्किल्स के साथ साथ टेक्नोलॉजी भी आ गई, फिर ट्रांसपोर्ट भी आ गई, कम्युनिकेशंस भी आ गई। ठीक है, तो वो हम पढ़ेंगे यहाँ पर कि किस तरीके से एनवायरमेंट मॉडिफाई हुआ जब न्यू स्किल्स इन लोगों के अंदर आई। तो यहाँ पर सबसे पहले हम बात करेंगे सेटलमेंट के बारे में। सेटलमेंट क्या होता है? जहां पर लोग अपने होम, अपना घर बनाते हैं, ठीक है, या तो वो टेम्परेरी है या परमानेंट है, उसी को सेटलमेंट कहा जाता है। अगर हम अर्ली ह्यूमन बींग्स की बात करें तो वो ट्रीज एंड केव्स के शेल्टर में रहते थे। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ, अर्ली ह्यूमन बींग्स के अंदर जब स्किल डेवलप हो गई तो उन्होंने क्रॉप्स ग्रो करने स्टार्ट कर दी, कल्टीवेशन स्टार्ट हो गया। तो इसी वजह से नेसेसरी हो गया उन लोगों के लिए परमानेंट हाउसेस बनाना, परमानेंट होम बनाना, क्योंकि क्रॉप्स का ध्यान रखना भी जरूरी होता था। अब देखिए, इन्होंने जितनी भी सेटलमेंट की वो कहाँ की? रिवर वैलीज के आसपास की। अब इसका रीजन क्या था रिवर वैलीज के आसपास सेटलमेंट होने का? वो रीजन था कि एक तो वाटर इजीली अवेलेबल हो जाता था और वहां की जो लैंड थी वो बहुत फर्टाइल होती थी। ठीक है, तो जब लैंड फर्टाइल होती थी तो क्रॉप्स जो है वो ग्रो करना बहुत इजी हो जाता है। और साथ ही साथ ये सेटलमेंट के साथ ही साथ अगर हम हिस्टोरिकल सेटलमेंट की बात भी करें, लाइक हड़प्पन सिविलाइजेशन, इट ऑल्सो स्टार्टेड डेवलप्ड अलोंग इंडस वैली सिविलाइजेशन। और फिर अगर हम बात करें ट्रेड, कॉमर्स एंड मैन्युफैक्चर की, तो जैसे जैसे ये इंक्रीज हो उसी हिसाब से, जैसे जैसे इसमें एडवांसमेंट हुई उसी हिसाब से ह्यूमन सेटलमेंट भी इंक्रीज होता गया, लार्जर होता गया। अब हम सेटलमेंट को 2 टाइप में बांट सकते हैं, एक तो परमानेंट, एक टेम्परेरी। अब दोनों के बारे में बात कर लेते हैं। देखिए, टेम्परेरी सेटलमेंट क्या होता है? जब शॉर्ट टाइम के लिए रहना हो, शॉर्ट टाइम के लिए वहां पर सेटलमेंट हो, ठीक है, फिर बाद में जब वो शिफ्ट कर जाते हैं तो वो होता है टेम्परेरी सेटलमेंट। नाम से ही समझ आ रहा है। लेकिन यहाँ पर हम बात करेंगे कि टेम्परेरी सेटलमेंट जो है वो कहाँ कहाँ पर एक्चुअली में ऑक्यूपाई होता है। एक तो डीप फॉरेस्ट, हॉट या फिर कोल्ड डेजर्ट में, या फिर माउंटेन्स में। और अगर हम इनके ऑक्यूपेशन की बात करें तो ये प्रैक्टिस करते हैं हंटिंग को, गैदरिंग इनका ऑक्यूपेशन होता है, या फिर शिफ्टिंग कल्टीवेशन इनका ऑक्यूपेशन होता है। अब हम शिफ्टिंग कल्टीवेशन की बात करेंगे बहुत अच्छे से, और ट्रांस ह्यूमन्स की बात करेंगे, तो इनके बारे में बात कर लेते हैं। देखिए, शिफ्टिंग कल्टीवेशन क्या होता है? सपोज कीजिए ये कुछ मैंने यहाँ पर 4 पार्ट बनाए हैं पीस ऑफ लैंड के। तो जो ये फर्स्ट है, पहले ही यहाँ पर रहते हैं, लगा लो यहाँ पर इनका टेम्परेरी सेटलमेंट है, और इन्होंने यहाँ पर इस पार्ट 1 में, पीस ऑफ लैंड में, इन्होंने क्रॉप्स ग्रो करने स्टार्ट कर दी। लेकिन कुछ टाइम बाद ये जो लैंड है ये बैरन हो जाती है। ठीक है, जब ये लैंड बैरन हो जाती है तो ये सेकंड लैंड पे आ जाते हैं, शिफ्ट कर जाते हैं। फिर इसके साथ भी सेम होता है, जब यहाँ ये जो लैंड है ये बैरन हो जाती है, फर्टाइल नहीं रहती है, तो ये शिफ्ट करके थर्ड पीस ऑफ लैंड पे चले जाते हैं। आप समझे मेरी बात? तो ये शिफ्ट करते रहते हैं कल्टीवेशन को। लेकिन साथ साथ आपको ये भी समझना जरूरी है कि जब शिफ्टिंग कल्टीवेशन की हम बात करें तो जो भी ये लैंड बैरन हुई है ये 3 या 4 साल बाद रिप्लेनिश हो जाती हैं और दोबारा से यहाँ पर क्रॉप्स ग्रो करना फिर इजी हो जाता है और लैंड फर्टाइल हो जाती है। ठीक है, अब हम बात करेंगे
परमानेंट सेटलमेंट की। परमानेंट सेटलमेंट जो कॉन्क्रीट चीजों से बनता है, जो इमूवेबल होता है, ठीक है। देखिए, अगर टेम्परेरी की बात करें तो मूवेबल है, एक जगह से दूसरी जगह पे शिफ्ट हो सकते हैं, बट परमानेंट में तो ऐसा नहीं हो सकता ना, क्योंकि चीजें ब्रिक से, क्योंकि घर बनते हैं कॉन्क्रीट थिंग से, ब्रिक से, सीमेंट से। तो इसी वजह से परमानेंट सेटलमेंट जो है वहां पर लोग परमानेंटली रहते हैं, और इमूवेबल जगहों पर परमानेंट सेटलमेंट होता है। अभी हम इसी को नेक्स्ट पेज पे कंटिन्यू करते हुए चलते हैं, लेकिन यहाँ पर एक बार ये देख लेते हैं कि साइट क्या होता है। जहां पर बिल्डिंग या फिर कोई रहने का जो सेटलमेंट होता है, उस जगह को साइट कहा जाता है। और यहाँ पर बताया हुआ है कि जो साइट है वहां पर जब सेटलमेंट होता है तो क्या क्या मेन चीजें होती हैं। एक तो क्लाइमेट कैसा है, वाटर की अवेलेबिलिटी है या नहीं है, और लैंड सुटेबल है या नहीं है, जो सोइल है वो फर्टाइल है या नहीं है, वहां पर क्रॉप्स ग्रो हो सकती है नहीं हो सकती है। तो ये सब चीजें जो है वो मैटर करती हैं, और इसी की वजह से पता चलता है कि जो सेटलमेंट है वो परमानेंट होगा या टेम्परेरी होगा। ठीक है, क्योंकि जैसे अगर हम माउंटेन्स की बात करें, अभी हमने यहाँ पर टेम्परेरी सेटलमेंट में क्या देखा था कि डीप फॉरेस्ट, हॉट एंड कोल्ड डेजर्ट, और अगर हम माउंटेन्स की बात करें तो यहाँ पर परमानेंट हाउसेज थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो ये जो चीजें हैं ये वही है कि यहाँ पर कुछ आइडियल साइट पता करनी होती है कि कहाँ पर परमानेंट होगा, कहाँ पर जो है वो टेम्परेरी सेटलमेंट होगा। तो जहां पर सेटलमेंट होता है जिस प्लेस पर, उसे साइट कहा जाता है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। तो अब हम इसको नेक्स्ट पेज पे कंटिन्यू करेंगे। यहाँ पर एक स्टोरी दी गई है, ये स्टोरी आपको खुद पढ़नी है। अब हम बात करेंगे यहाँ ट्रांस ह्यूमंस पे। देखिए, ट्रांस ह्यूमंस ये टर्म क्या होती है, इस पर क्वेश्चन आ सकता है। ये एक सीजनल मूवमेंट होता है, मतलब सीजन के हिसाब से, जैसे विंटर है, समर है, स्प्रिंग है, रेनी सीजन है, इनके हिसाब से मूवमेंट होती रहती है। और जो ये पास्चर्स होते हैं, इनको एक जगह से दूसरी जगह पर लेके जाया जाता है ताकि ये चारा खा सकें। चरवाहे जो हैं अपनी शीप, अपनी गोट, या फिर जो भी इनके पास एनिमल होते हैं, इनको ग्रेजिंग के लिए सीजन टू सीजन शिफ्ट करते रहते हैं। जैसे हाई लैंड्स, लो लैंड्स, हिली एरियाज, इन सब पर जो है वो शिफ्ट करते रहते हैं। तो ये होता है ट्रांसह्यूमेंस। लेकिन यहाँ पर ध्यान देने वाली चीज है कि सीजन टू सीजन मूवमेंट करते हैं एक जगह से दूसरी जगह पर। अब इसी के साथ आपने एक नाम सुना होगा, नोमैडिक। देखिए, नोमैडिक क्या होता है, इन दोनों के बीच में डिफरेंस बता देती हूँ मैं। जैसे कि हमने कहा कि, जैसे कि मैंने बताया कि ट्रांसह्यूमेंस में क्या होता है, सीजनल मूवमेंट होती है। सीजन के हिसाब से एक जगह से दूसरी जगह पर शिफ्ट हुए, अपने एनिमल्स को लेके गए और वहां पर ग्रेजिंग कराते हैं। लेकिन नोमैडिक्स की अगर हम बात करें तो नोमैडिक क्या होता है, जब ये इर्रेगुलर मूवमेंट करते हैं, मतलब सीजन के हिसाब से मूवमेंट नहीं होती नोमैडिक ट्राइब्स में। नोमैडिक ट्राइब में इर्रेगुलर मूवमेंट होती है। ठीक है, तो ये चीज आपको इन दोनों में याद रखनी है, डिफरेंसेस आपको दोनों में पता होना चाहिए। अब यहाँ पर बात करते हैं सेटलमेंट की, रूरल सेटलमेंट एंड अर्बन सेटलमेंट। देखिए, जो लोग गांव में रहते हैं वहां पर उनको एक तरफ से उस सेटलमेंट को, विलेज सेटलमेंट को रूरल सेटलमेंट बोला जाता है। और यहाँ पर जो लोगों का ऑक्यूपेशन होता है, किस चीज में एंगेज होते हैं, वो आपको ध्यान रखना है। एग्रीकल्चर, फिशिंग, फॉरेस्ट्री, क्राफ्ट वर्क एंड ट्रेडिंग में। और साथ ही साथ जो रूरल सेटलमेंट है ये दो टाइप से भी हो सकता है, एक तो कॉम्पैक्ट हो सकता है और एक स्कैटर्ड हो सकता है। अब नाम से ही समझ आ रहा है कि कॉम्पैक्ट, कॉम्पैक्ट का मतलब है बिल्कुल एक साथ क्लोजली इंटैक्ट, बिल्कुल जुड़े हुए, ठीक है, जहां पर जो है स्पेस नहीं होता। और स्कैटर्ड की अगर हम बात करें, स्कैटर्ड सेटलमेंट में स्पेस होता है और बहुत एक्सटेंसिव एरिया होता है ये। और साथ ही साथ जो स्कैटर्ड सेटलमेंट है वो कहाँ पर पाया जाता है, यूजुअली हिली ट्रैक्ट्स पर पाया जाता है, हाई फॉरेस्ट पर पाया जाता है, या फिर उस रीजन में जहां पर एक्सट्रीम क्लाइमेट होता है। रूरल सेटलमेंट में ये देखा गया है कि जो हाउसेस बनाए जाते हैं वो एनवायरनमेंट में जिस हिसाब से सूट करते हैं उस हिसाब से बनाया जाता है। जैसे कि रूफ कैसी होगी, स्लैंटिंग होगी या प्लेन होगी, उस हिसाब से एनवायरनमेंट को देख के घर बनाए जाते हैं। अब इसी को हम नेक्स्ट पेज पे कंटिन्यू करते हैं।
देखिए, जब हैवी रेनफॉल होती है तो वहां पर उस एरिया में कैसी रूफ बनाई जाती है, स्लैंटिंग बनाई जाती है। स्लैंटिंग क्या होती है? जो तिरछी होती है, ताकि पानी जो है वो नीचे गिरता रहे, ऊपर एक्यूमुलेट ना हो टेरेस पे, ठीक है। और रेनी सीजन में जहां पर पानी इकट्ठा होता है वहां पर कैसे हाउस बनाए जाते हैं? रूफ तो हमने कर लिया, कैसे रूफ होते हैं? स्लैंटिंग होती है, तिरछी होती है, ठीक है। और अगर हाउसेस की बात करें तो वो रेज्ड हाउस बनाए जाते हैं, रेज्ड प्लेटफॉर्म पर या फिर स्टिल्ट पे। जो ये स्टिल्ट हाउस होते हैं ना, ये फ्लडिंग मतलब बाढ़, इनसे भी अगेंस्ट प्रोटेक्शन देते हैं। तो ये इस टाइप के हाउसेस बनाए जाते हैं जहां पर या तो हैवी रेनफॉल होता है या फिर जहां पर पानी रेनफॉल होकर जहां पर पानी एक्यूमुलेट हो जाता है, इकट्ठा हो जाता है, तो स्टिल्ट हाउस बनाए जाते हैं। रूफ कौन सी होती है? स्लैंटिंग होती है। अब बात करते हैं हॉट क्लाइमेट एरियाज में कैसे घर बनाए जाते हैं। जो हाउसेज होते हैं उनकी वॉल कैसी होती है? जब अगर हम हॉट क्लाइमेट की बात करें, अभी तो हमने रेनी सीजन में जैसे घर बनाए जाते हैं जहां पर ज्यादा बारिश होती है वहां की बात की है। अब हम बात करेंगे कि जहां पर बहुत ज्यादा गर्मी होती है वहां पर कैसे घर बनाए जाते हैं। तो जो उनकी वॉल होती है घर की, वो थिक मड से बनाई जाती है। मड जो होती है वो बिल्कुल थिक होती है, लेकिन इसके अगर रूफ की बात करें तो वो थैश्ड होती है। अब थैश्ड का मतलब क्या है? कि जो सूखी घास होती है, सूखी जो स्ट्रॉ होती है, उससे छत बनाई जाती है। और यहाँ पर कुछ और मटेरियल भी दिए हुए हैं जिससे हाउस को कंस्ट्रक्ट किया जाता है। अब देखिए, जो टाउन्स है वो स्मॉल होते हैं, सिटीज लार्जर होती हैं, और ये अर्बन सेटलमेंट कहलाई जाती है। जब लोग यहाँ पर रहते हैं, यहाँ पर सेटलमेंट होता है तो। और अब आपका ये छोटी सी एक्टिविटी बच्चों के लिए दी हुई है कि आप लोगों को विलेज, टाउन और सिटीज देखनी है आपके स्टेट में कौन सी हैं, और उनके नाम आपको लिखने हैं। और जहां पर आप ये एक्टिविटी भी कर सकते हैं कि, और देख सकते हैं गूगल पर थोड़ा सा सर्च करके कि कहाँ पर स्टिल्ट हाउसेस बनाए जाते हैं और कहाँ पर थिक मड बोल्ड हाउसेस बनाए जाते हैं। अब बात करेंगे हम ट्रांसपोर्ट की। अब देखिए, ट्रांसपोर्ट आने से जो लॉन्ग डिस्टेंसेस था वो ट्रेवल करना इजी हो गया। लेकिन अगर हम अर्लियर लोगों की बात करें तो वो लोग कैसे जाते थे एक जगह से दूसरी जगह पर? अगर लॉन्ग डिस्टेंसेस की बात करें तो वो करते थे, ठीक है, पैदल जाते थे। और अगर हम गुड्स की बात करें, क्योंकि गुड्स होता क्या है? वो थिंग्स जो सेल की जाती हैं, वो चीजें, ठीक है। तो उन चीजों को सेल करने के लिए कैसे जाते थे? वो क्या पैदल जाते थे? हाँ, वो पैदल जाते थे, लेकिन वो गुड्स जो है वो एनिमल के ऊपर रख देते थे, तब वो लेकर निकलते थे सामान को। लेकिन बाद में क्या हुआ कि व्हील का इन्वेंशन हो गया और उनके लिए एक जगह से दूसरी जगह जाना इजी हो गया, क्योंकि फिर वो बुलक्स के पर बैठकर जाते थे। अच्छा, और धीरे धीरे क्या हुआ कि जो ट्रांसपोर्ट है उसमें भी बहुत सारा डेवलपमेंट हुआ, फिर उसके बहुत सारे मीन्स आए। लेकिन अगर हम आज की भी बात करें, चाहे भले ही डिफरेंट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट आ चुका है आज के टाइम पे, लेकिन आज भी अगर हम बात करें तो लोग ट्रांसपोर्ट के लिए कुछ लोग एनिमल्स का यूज करते हैं, जैसे आप ये एग्जांपल विलेज में देख सकते हैं। अब देखिए, किस एनिमल का यूज किया जाता है इनके लिए, गुड्स वगैरह को ट्रांसपोर्ट करने के लिए या फिर ट्रांसपोर्टेशन के लिए? डोंकीज, म्यूल्स, बुलक्स एंड कैमल्स। और अगर हम साउथ अमेरिका की बात करें तो एंड्स माउंटेन में लामाज का यूज किया जाता है। और लामाज क्या होते हैं? इनको तिब्बत में याक कहा जाता है, ठीक है। ये सेम एनिमल है लेकिन नाम दूसरा है। अब देखिए, इंडिया तक आने के लिए जो अर्ली ट्रेडर्स थे उनको काफी टाइम लगता था इंडिया पहुंचने में, एक जगह से दूसरी जगह पर जाने में बहुत टाइम लगता था। तो या तो वो सी रूट लेते थे या फिर लैंड रूट लेते थे। लेकिन आज के टाइम पे अगर हम बात करें तो एरोप्लेन्स आ गए हैं, इस वजह से इजी हो जाता है लॉन्ग डिस्टेंसेस को कवर करना। और अगर हम इंडिया से यूरोप जाएंगे तो 6 to 8 आवर्स लगेंगे, और इससे लोगों का टाइम भी सेव होता है, एनर्जी भी सेव होती है। तो इसको नेक्स्ट पेज पे कंप्लीट करते हैं अभी। 4 मेजर वेज भी दिए हुए हैं ट्रांसपोर्ट के: रोडवेज, रेलवेज, वाटरवेज एंड एयरवेज। इन चारों के बारे में हम वन बाय वन बात करेंगे। तो सबसे पहले एक बार ये देख लेते हैं ये क्या है। देखिए, नेशनल और स्टेट हाईवेज इंडिया में बहुत सारे हैं, लेकिन एक एक्सप्रेस वे ऐसा है जिसे कहा जाता है गोल्डन क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल क्या होता है? जो 4 कोने होते हैं उसको कहा जाता है। तो ये गोल्डन एक्सप्रेस जो ये गोल्डन क्वाड्रिलेटरल एक्सप्रेस वे है, ये किन सिटीज को मिलाता है?
दिल्ली, मुंबई, चेन्नई एंड कोलकाता। तो फिर देखिए आप इसको याद कैसे करेंगे। अब देखिए इसको याद करने का तरीका है कि आप इन सबके आगे का इनिशियल लेटर निकाल के याद कर लीजिए। दिल्ली, एम से हो गया मुंबई, सी से हो गया चेन्नई एंड के से हो गया कलकत्ता या कोलकाता। तो देखिए ये चारों को आप इन लेटर से याद करिए, डी एम सी के, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में। अब बात करते हैं रोडवेज की। देखिए रोडवेज क्या है, जो ये मोस्ट कॉमनली जो ट्रांसपोर्ट है वो यही है, शॉर्ट डिस्टेंसेस के लिए यूज किया जाता है रोड्स पर। और जो रोड्स होती हैं वो पक्की भी होती हैं और कच्ची रोड्स भी होती हैं। जो पक्का रोड होती है उसे कहा जाता है मेटल्ड, और जो अनमेटल्ड होती है वो कच्चा रोड होती है। तो यहाँ पर ये एग्जाम्पल के तौर पे आपको कुछ पिक्चर्स भी दिखाई हुई हैं। अब देखिए रोड्स जो है वो डेजर्ट और फॉरेस्ट और हाईवे माउंटेन हाई माउंटेन्स पे भी बनाया जाता है। अगर हम वर्ल्ड के हाईएस्ट रोडवेज की बात करें तो नाम आता है मनाली लेह हाईवे का। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी याद रखना आप। देखिए जो रोड्स होती हैं वो टू वेज से बनाई जाती हैं, सबवेज जो कि अंडरपाथ होती हैं, और एक होती है फ्लाईओवर जो कि ओवर रेज्ड स्ट्रक्चर होती हैं। अब यहाँ पर बात करते हैं रेलवेज की। देखिए रेलवेज को अगर हम रोडवेज से कंपेयर करें तो रेलवेज जो है वो बहुत चीप होते हैं। इनका जो फेयर होता है वो इतना नहीं होता है, इनका किराया इतना नहीं होता है। और साथ ही साथ जो रेलवेज है ये हैवी गुड्स को भी कैरी करती है, और लोगों को अगर लॉन्ग डिस्टेंसेस पर क्विकली जाना है तो वो रेलवेज को चूज करते हैं। अब देखिए जब इंडस रेवोल्यूशन हुआ तो स्टीम इंजन को रिप्लेस करके डीजल एंड इलेक्ट्रिक इंजन लाया गया। सबसे पहले वैसे रेवोल्यूशन कौन सा हुआ था, एग्रीकल्चरल हुआ था, फिर आया था इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। अब देखिए बाद में फिर सुपर फास्ट ट्रेन भी बनाई गई ताकि जर्नी को जल्दी से जल्दी कवर किया जा सके। और जो इंडिया का रेलवे नेटवर्क है वो एकदम वेल डेवलप्ड है, प्लस वो एशिया का सबसे लार्जेस्ट रेलवे नेटवर्क है। अब नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। जो ट्रांस साइबेरियन रेलवेज है ये लॉन्गेस्ट रेलवे सिस्टम है, ये आपको पता होना चाहिए। और यहाँ पर वर्ड लिखा हुआ है लॉन्गेस्ट, तो इसमें कंफ्यूज मत होना, ठीक है। एक तो अभी हमने पढ़ा था लार्जेस्ट और अभी हमने पढ़ा है लॉन्गेस्ट। तो लार्जेस्ट कौन सा एशिया में अगर हम बात करें तो इंडियन रेलवे सिस्टम, और अगर हम लॉन्गेस्ट की बात करें तो आता है नाम ट्रांस साइबेरियन रेलवे का। और ये कनेक्ट करती है सेंट पीटर्सबर्ग को व्लादिवोस्टॉक से, जो कि है पैसिफिक कोस्ट की तरफ। अब बात करते हैं वाटरवेज की। देखिए वाटरवेज की अगर हम बात करें तो ये चीपेस्ट होता है अगर हम हैवी एंड बल्की गुड्स को एक जगह से दूसरी जगह पर लॉन्ग डिस्टेंसेस में लेके जाते हैं तो। और वाटरवेज जो है टू टाइप्स का होता है, इनलैंड वाटरवेज एंड सी रूट्स। इन दोनों का आपको डिफरेंस पता होना चाहिए। इनलैंड वाटरवेज क्या है, जब मूव करती है विद इन द कंट्री इटसेल्फ एंड विद इन द रिवर इटसेल्फ। लेकिन अगर हम सी रूट्स की बात करें तो एक जगह से दूसरी जगह, जैसे एक कंट्री से दूसरी कंट्री के लिए यूज किया जाता है सी रूट्स को। इनलैंड वाटरवेज के यहाँ पर एग्जाम्पल दिए हुए हैं, और इसके लिए बताया हुआ है कि जो नेविगेबल रिवर है और जो लेक्स हैं वो इनलैंड वाटरवेज के लिए यूज की जाती हैं। और जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर गंगा ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम जो कि इंडिया में है, और अगर हम नॉर्थ अमेरिका की बात करें तो ग्रेट लेक्स, एंड अफ्रीका की बात करें तो रिवर नाइल, ये इनलैंड वाटरवेज में के लिए यूज की जाती हैं जब गुड्स को अपनी ही कंट्री में एक्सपोर्ट इंपोर्ट करना हो तो। और सी रूट्स की बात करें तो वन कंट्री टू अनदर कंट्री में हेल्प करते हैं, जब गुड्स को हम एक कंट्री से दूसरी कंट्री में ट्रांसपोर्ट करते हैं। तो जब हम एक कंट्री से दूसरी कंट्री में ट्रांसपोर्ट करते हैं तो सी रूट्स को कौन कनेक्ट करता है इन कंट्रीज के बीच में, पोर्ट्स कनेक्ट करते हैं। तो पोर्ट्स पर सामान को उतारा जाता है। तो यहाँ पर पोर्ट्स के एग्जाम्पल दिए हुए हैं, और जैसे कि एशिया में अगर हम बात करें सिंगापुर एंड मुंबई, और फिर आता है नाम न्यूयॉर्क का, लॉस एंजल्स जो कि नॉर्थ अमेरिका में है, रियो डी जेनेरियो जो कि साउथ अमेरिका में है। नाम याद होने चाहिए आपको इनके। और आगे हम बात करें तो डरबन एंड केप टाउन जो अफ्रीका में है, सिडनी जो ऑस्ट्रेलिया में है, जो ये पोर्ट के नाम यहाँ पर दिए हुए हैं, लंदन एंड रोटरडम जो कि यूरोप में है।
तो आपको ये नाम एक बार जरूर पता होने चाहिए। सीटेट वाले बच्चों को जरूरत नहीं है इनके नाम याद रखने की, बस मुंबई एंड सिंगापुर याद रख लेना। इंडिया के जो मेन है मुंबई नाम याद रख लेना, और एशिया में जो नाम दिए गए हैं सिंगापुर का, इनको याद रख लेना। लेकिन अगर हम एनवीएस केवीएस की जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं, यूपीएससी की जो तैयारी कर रहे हैं, एसएससी की कर रहे हैं, उनको थोड़ा सा एक बार इसको याद करना पड़ेगा। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। अब बात करते हैं एयरवेज की। बहुत फास्टेस्ट वे है ट्रांसपोर्ट का और मोस्ट एक्सपेंसिव है, क्योंकि जो फ्यूल है वो हाई कॉस्ट होती है। और लेकिन इसमें एक एडवर्स थिंग ये है कि एयर ट्रैफिक जो है वो अफेक्ट होता है वेदर की वजह से, जैसे फोग एंड स्टॉर्म्स की वजह से। और बात करते हैं हेलीकॉप्टर्स की। देखिए ये बहुत इजी है, ये आप खुद कर लेंगे कि मोस्ट रिमोट एरियाज के लिए एयरवेज का यूज किया जाता है जहां पर रोड्स और रेलवेज नहीं होती हैं। हेलीकॉप्टर्स की बात करें तो इनको इनएक्सेसिबल एरियाज जहां तक नहीं पहुंचा जा सकता वहां पर यूज किया जाता है। क्लेमिटीज के टाइम पे लोगों को रेस्क्यू करने के लिए या फूड डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए, वाटर, क्लोथ्स, मेडिसिन को, इन सबको डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए हेलीकॉप्टर का यूज किया जाता है। अब बात करते हैं कम्युनिकेशन की। देखिए कम्युनिकेशन क्या होता है, जब मैसेज को कन्वे किया जाता है दूसरों को, मतलब मैसेज कन्वे करना। और जैसे जैसे हम एडवांसमेंट देखते हैं तो कम्युनिकेशन भी हमें मींस ऑफ कम्युनिकेशन वैरायटी मिलती है इसमें भी देखने को। अगर हम न्यूज़पेपर, रेडियो, टेलीविजन की बात करें तो हम लार्ज नंबर ऑफ पीपल से एक साथ कनेक्ट कर पाते हैं, और जब हम बहुत सारे लोगों से एक साथ कनेक्ट कर पाते हैं तो उसको कहा जाता है मास मीडिया। तो ये आपको पता होना चाहिए। अब बात करते हैं जो सैटेलाइट है वो क्या होता है। सैटेलाइट जो है वो कम्युनिकेशन को फास्टर करता है, साथ ही साथ सैटेलाइट और चीजों में भी हेल्प करता है, जैसे कि ऑयल एक्सप्लोरेशन, सर्वे ऑफ फॉरेस्ट, अंडरग्राउंड वाटर, मिनरल वेल्थ एंड वाटर फोरकास्ट, और वेदर फोरकास्ट, और साथ साथ डिजास्टर वार्निंग जैसे अर्थक्वेक, फ्लड वगैरह की जो वार्निंग है उन सब में बहुत हेल्प करता है सैटेलाइट। आज के टाइम पे अगर हम देखें तो इलेक्ट्रॉनिक मेल्स एंड ईमेल्स जो है वो भेजी जाती हैं इंटरनेट के थ्रू, और वायरलेस टेलीफोनिक जो कम्युनिकेशन है वो सेलुलर फोन्स के थ्रू आजकल बहुत पॉपुलर है। इंटरनेट जो है उससे जो हमारी लाइफ है वो काफी इजी हो गई है, लोगों से इंटरेक्ट करना बहुत इजी हो गया है। और आजकल हम घर पे बैठकर टिकट्स रेलवे के लिए, एयरवेज के लिए, इवन सिनेमाज के लिए, होटल्स के लिए घर में बैठकर बुक कर सकते हैं इंटरनेट के थ्रू। तो यहाँ पर एक आपको बताया हुआ है कि किस तरीके से सबसे पहले मैसेज को सेंड किया जाता था। पहले लोग, कोई कम्युनिकेशन का जरिया नहीं होता था, एक दूसरे से बात करते थे आमने सामने, और फिर पिजन का के थ्रू ऐसे चिट्ठियां लिखकर भेजा जाता था। फिर पोस्ट कार्ड का आया, और फिर पोस्ट कार्ड आए, फिर उसके बाद पोस्टल कार्ड सॉरी, और फिर आए प्रिंट मीडिया, और फिर उसके बाद मास मीडिया। तो इस तरीके से थोड़ा इसमें समझाया हुआ है इस डायग्राम के थ्रू। यहाँ पर हमारा चैप्टर खत्म होता है। कल हम इसे नेक्स्ट चैप्टर पे बात करेंगे। आपको मेरा चैनल पसंद आए तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। और अभी जो एनबीएस के बच्चे तैयारी कर रहे हैं एसएससी के लिए, सीटेट के लिए जो तैयारी कर रहे हैं, यूपी टेट के लिए, वो मेरे चैनल से बने रहें। आपको जो भी नेक्स्ट आपको चाहिए वो मुझे आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग।